आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल के आज के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे यूपीए हुकूमत की। तकरीबन 10 साल पूरे होने वाले हैं यूपीए हुकूमत के। अगले साल आम इंतखाबात होने हैं और इस साल भी कई सारे स्टेट्स में जो है वो असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इन 10 सालों के अंदर मुस्लिम तबके के लिए, खास तौर से मुस्लिम तबके के लिए यूपीए हुकूमत ने क्या किया, और आज इसी पर सवाल जवाब होंगे। बहुत सारे खास मेहमान यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। इनका तारुफ हम करा देते हैं। हमारे साथ हैं इमरान किदवई साहब, आप सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और बहुत सारे ओहदों पर भी आप रह चुके हैं, इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ हैं मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब, आप सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद के, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही मौजूद हैं अली अनवर साहब, आप मेंबर पार्लियामेंट हैं जनता दल यूनाइटेड के, जो है आप बड़े नेता हैं और आम लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं। और ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है और ऑडियंस के दरमियान हर बार की तरह दो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, आप सोशल वर्कर हैं और सहाफ़ी भी रह चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा हैं इनामुर रहमान साहब, आप भी सोशल वर्कर हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और ऑडियंस भी यहाँ पर बैठी हुई है। सवाल सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं, क्या लगता है, हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं, क्या लेखा जोखा है आपके पास? क्या आप मुतमईन हैं कि जो काम भी किए वो पूरे हुए और जो हक बनता था मुस्लिम तबके का वो उसको मिला 10 सालों के अंदर? मुतमईन तो मैं नहीं हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि जिस दिन हम लोग मुतमईन हो जाएंगे उस दिन हमारे जो और भी मसाइल हैं वो कभी हल नहीं हो सकते। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। जहाँ तक कि मुस्लिम मसाइल का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। हमारे मसाइल ऐसे हैं, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हमारे रहनुमा हो, हमें सियासत से हट करके अपने मसाइल के बारे में सोचना चाहिए और समझना चाहिए। जहाँ तक सवाल आपने इसका पूछा कि 10 साल में जो हमने किया उससे हम खुश है कि नहीं है, या उससे हमको कुछ सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक की इस बात का सेटिस्फेक्शन है कि जो पिछले 30-40 सालों में नहीं हो पाया वो इन पिछले 10 सालों में यहाँ के माइनॉरिटीज़ के लिए और ख़ासतौर से मुस्लिम कौम के लिए कांग्रेस यूपीए हुकूमत ने किया है। बहुत कुछ बाकी है जो होना है, जो नहीं हम कर पाए हैं, और बहुत कुछ हमने कर दिया है। मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ा, जो मैं अपने तौर पे समझता हूं कि जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो ये हुआ है कि पिछले 10 सालों में यूपीए ने इस मुल्क के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश कर दी है, एक ऐसे ग्रुप की तस्वीर पेश कर दी है जो पहले आतंकवादी में, जैसे कि जहां होता था फौरन मुसलमानों का नाम ले लिया जाता था, फौरन ये कहा जाता था। अभी भी यही हो रहा है साहब, कहीं भी हो रहा है, होता है, कहीं भी ब्लास्ट होता है, सीधे मुसलमानों को टारगेट वो किया गलत जाता है, वो गलत, वही उसी पे मैं आ रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ। कम से कम हमने एक चेहरा और दिखाया अनुभव भारत का, या जिसमें प्रज्ञा भारती या जिन लोगों को भी पकड़ा गया, कि कम से कम एक तस्वीर और भी है आतंकवादियों की जो कि हिंदुस्तान में पनप रही है। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि ये काम बहुत मुश्किल था और जिस तरह से हुआ है इसको मैं चूँकि थोड़ा बहुत जानता हूँ कि हुआ है किस तरह से हुआ है, तो मैं इसको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि यूपीए गवर्नमेंट में ये हुआ। दूसरा काम तालीम के सिलसिले में मैं बताऊँगा कि तालीम, हमारी सबसे बड़ी कमी और कमज़ोरी थी तालीम, जो कि पिछले कई सालों से 30-40 साल से हम उसमें नहीं थे, जिसका नतीजा ये था कि हम कहीं जा नहीं पाते थे। लेकिन सच्चर कमेटी के बनने के बाद और जब ये पता चला कि तालीम में हम बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए, तो ख़ास तौर से प्लानिंग कमीशन में, मिनिस्ट्रियों में, हर जगह क्या कहते हैं, पूरी अलग मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना दी गई कि वो हमारे मसाइल को देखे, और तालीम के मामले में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया जितना किसी और फील्ड में नहीं दिया गया है। और उसका ये नतीजा है कि पिछले 1 सालों में कम से कम 1 करोड़ मुसलमान बच्चों को, 1 करोड़ माइनॉरिटीज़ को, जिसमें 93 लाख मुसलमान बच्चों को वजीफे दिए गए हैं, चाहे 10वीं से पहले के हों, 10वीं के बाद हों, स्कॉलरशिप्स हों, वगैरह वगैरह वगैरह। सच्चर कमेटी ने 67 रिकमेंडेशंस दिए थे। रिकमेंडेशंस क्या दिए थे? उनके ऑब्जर्वेशंस थे, और उन्होंने कहा था भाई इनके बुनियाद पर जो है कुछ काम होना चाहिए, जिसमें से 63 ऑब्जर्वेशंस पे काम हो गया है और वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और उसके नताइज भी आ रहे हैं, और नताइज बहुत अच्छे आ रहे हैं। 4-5 जो नहीं हो पा रहे हैं उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन है, जैसे कि और बहुत सी चीज़ें बनाना है जो कि रुकी हुई हैं। तो हम समझते हैं कि ओवरऑल लेखा जोखा अगर देखा जाए तो हम ये सेटिस्फाई तो नहीं है कि हम बहुत कुछ हो गया, लेकिन काफ़ी हद तक की हमने अपने हम मकसद में हम लोग कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि काम हुआ है और करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि इसको सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। अली अनवर साहब, कोई भी काम होता है, तरक्की का काम हो, डेवलपमेंट का काम हो, तालीमी मैदान में कोई काम हो, क्या बिना सियासी रहनुमाई के, बिना सियासी सपोर्ट के मुमकिन है? नंबर 1। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई मुतमईन तो ये भी नहीं है,
कांग्रेस के हैं, बड़ी ईमानदारी से इन्होंने ये बात कही है। लेकिन आपको लगता है कि जितने दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो है इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? मायूसी है, गुस्सा भी है, क्योंकि सच्चर कमेटी की बात किदवई साहब ने करी है, तो यूपीए 1 की सरकार ने सच्चर समिति कमेटी का तश्कील की थी। हाँ, हाई पावर कमेटी, 400 पेज की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट का ढिढोरा बहुत पीटा गया और फोटो खिंचवाया लोगों ने, लेकिन आज तक अब इससे पार्लियामेंट से बड़ा कोई फ्लोर तो है नहीं, लोकसभा राज्यसभा। हम लोग कहते रहे कि बहस कीजिए, इतना बड़ा काम आपने किया, इतना बड़ा एक्सरसाइज किया, लेकिन इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। बिल्कुल सही है। अगर किदवई साहब कह रहे हैं, ठीक है, हम एग्री करते हैं, कुछ वजीफा लोगों का पहले से बढ़ा है, लेकिन क्या सिर्फ वजीफा बढ़ाने के लिए इतना बड़ा एक्सरसाइज हुआ, इतनी बड़ी कमेटी बनी? असल सवाल है कि सरकारी मुलाजमत में हमारी नुमाइंदगी बढ़ी कि नहीं। असल सवाल जो सच्चर कमेटी ने कहा है कि मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा जो है उसकी हालत हिंदू दलितों से भी ज्यादा खराब है, उसके बारे में कुछ हुआ कि नहीं? इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात करी, इसमें हम जानना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आता, किदवई साहब से इसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आता तो हम लोग पूछते। यूपीए 1 की सरकार ने ही रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया था। रंगनाथ मिश्रा साहब इस दुनिया से विदा भी हो गए बेचारे, और उस कमीशन को 2 साल 7 महीना तक उस कमीशन की रिपोर्ट को इस सरकार ने दबा करके रखा। देखिए, सच्चर कमेटी एक डायग्नोसिस रिपोर्ट है, बता दिया कि ये बीमारियां हैं, ये कुछ है, हो सकता है जी। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन में है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने क्या कहा? रंगनाथ मिश्रा कमीशन इसीलिए बना भी था, वो बना था कि उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो था वो था कि अदर दैन हिंदू कम्युनिटी, मुसलमानों में भी, ईसाइयों में भी अगर शेड्यूल कास्ट तबके के अंदर आते हैं लोग हैं तो उनको कैसे सहूलत दी जा सकती है, इसकी संवैधानिक व्यवस्था क्या हुई? सलीम साहब, आपको क्या लगता है, पहली नजर में आपको क्या लगता है 10 साल जो हैं, ये 10 साल जो हैं, इनको किस तरीके से, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? सियासी बातें हो चुकी हैं, लेकिन एक सोशल वर्कर होने के नाते, एक सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीज़ों को? ये बात सही है, जैसा कि इमरान साहब ने भी फरमाया कि इत्मीनान इनको भी नहीं है, जाहिर है इनसे ज़्यादा बेइत्मीनानी हमको और माशरे को है, और जो मुखालिफ पार्टी के लोग हैं उनको तो शायद बेइत्मीनानी की हद और भी ज़्यादा है। तो देखिए, कुछ काम ज़रूर हुए जिसमें कुछ तो मुसलमानों के लिए ख़ास हुए हैं, कुछ जनरल काम भी ऐसे हुए हैं जिनसे मुसलमान भी फ़ायदा उठा रहे हैं। मसलन आरटीआई जो है एक बहुत अहम चीज़ थी जिससे सब फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसकी वजह से बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा हुआ है। वक्फ बिल अमेंडमेंट जो लाया गया है उससे उम्मीद है कि बहुत देर से आया, आखिरी हिस्से में आया, लेकिन यह है कि चले आया, तो उम्मीद है कि इससे कुछ चीज़ें आएंगी। फूड सिक्योरिटी बिल सबके लिए है, मगर उसमें मुसलमानों की बड़ी आबादी उससे भी मुस्तफ़ीद होगी। नरेगा की स्कीम सबके लिए है, लेकिन मुसलमान भी उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ, जैसा कि हमारे अली अनवर साहब भी फरमा रहे हैं, स्कॉलरशिप वगैरह के मामले में कुछ पेशरफ्त हुई है। तादाद आपने गिनाई है, 1 करोड़ लोगों को स्कॉलरशिप, वो तादाद हम भी गिनाएंगे आगे कि कितने लोगों को मिल पाई है, कितने बच्चों को मिल पाई है और कितनों को नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तादाद ड्रिवन होना चाहिए। हम लोगों ने कई बार कहा, तमाम मुस्लिम एमपीज ने कहा, प्राइम मिनिस्टर को भी कहा कि उसको डिमांड ड्रिवन बनाइए। जिस तरह से जितने और शायद कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के लड़के स्कूल 12th प्लान में जो है शायद उसको जो है रख लिया गया है, मान लिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन बाद में होगा। तो ये कुछ चीज़ें जैसे माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने की शुरुआत हुई है, हालांकि उसमें बहुत सी परेशानियां हैं और उसमें नताइज उस तरह नहीं आ रहे हैं,
जिस तरह से नताइज आने चाहिए थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। 12th प्लान में बजट कुछ बढ़ाया गया है पहले के मुकाबले में, तो और ये ऑन डिमांड स्कॉलरशिप उसमें लाई जा रही है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन लेकिन मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, डिमांड ड्रिवन इन प्रिंसिपल लोगों ने माना है, वो लेकिन इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 1 करोड़ तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। देश में जहां 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, जहाँ नहीं मिल रहा था वहाँ वहाँ 1 करोड़ को मिला, तो नहीं, उसको तो नहीं हम- हम लेकिन अप्रिशिएट on कर रहे हैं, demand उसको बढ़ाया। हम अप्रिशिएट नहीं लेकिन कर रहे हैं कि हाँ इसके मिला। लिए- इसके शुरुआत लिए जब हुई तो सच्चर जो जहाँ कमेटी हुई का तो कहीं से तो एक्सरसाइज शुरुआत रघुनाथ होगी। मिश्रा की क्योंकि क्या ऑन बात डिमांड जरूरत स्कॉलरशिप की जो है वो मांग अलग अलग सूबों से उठी है वो, और उसके ऊपर ये अच्छी बात है कि भाई देखिए, उसको जो है वो on- प्रिंसिपली on एग्री तो कर लिए वो। ऑन डिमांड के अलावा एक और चीज़ है, हमें इस हुकूमत से बहुत ज़्यादा जो उम्मीदें थी उसके मुकाबले में मायूसी बहुत ज़्यादा हुई है। और आप देख रहे हैं कि इस हुकूमत के ज़माने में फ़िरका परस्ती का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी ये हुकूमत उस फ़िरका परस्त ताकतों को कंट्रोल करने में हर जगह पर नाकाम रही है। पूरे मुल्क में जहाँ इनकी हुकूमतें हैं स्टेट्स में, वहाँ भी नाकाम रही है। कम्युनल राइट्स बराबर हो रहे हैं, और होने के बाद उन फ़िरका परस्तों को न सज़ाएँ मिलती है, न अफसरों को सज़ाएँ मिलती हैं। कम्युनल वायलेंस बिल लाने की बात बराबर कही जाती रही, लेकिन आप देखिए एक के बाद एक चीज़ें होती रहीं। गुजरात हो गया, और उसके बाद अब मुजफ्फरनगर तक भी हम पहुंच गए हैं। इसके बावजूद भी हमारी हुकूमत जो है कम्युनल वायलेंस बिल, हालांकि जो ड्राफ्ट अभी मौजूद है उसमें बहुत सारी कमज़ोरियां हैं, उसकी बहुत सारी शिकायतें हैं, उसको दूर करने के बाद उसको लाया जाना चाहिए। और अब आपके पास आएंगे साहब, क्या लगता है आपको, जैसे हमने बात की अलग अलग ख्यालात जो है वहाँ पर आए हमारे सामने, 10 सालों को किस तरीके से, तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया? जहाँ कुछ होने की बात है, ठीक है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए था और जो उस होने की रफ्तार होनी चाहिए थी और जो पैमाने मुकर्रर होने चाहिए थे वो कहीं पाए नहीं जाते। अब रह जाती है बात ये कि साहब जहाँ बिल्कुल नहीं था कुछ तो हुआ है। तो ये इस वक्त पूरे मुल्क का ट्रेंड चल रहा है। पिछले 15 साल में, ये 15-20 साल के अंदर नरसिम्हा राव साहब ने एक फंड शुरू किया था कि साहब हर पार्लियामेंट के मेंबर को एक उन्होंने फंड दिया था कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तरक्याती कामों में, और वहाँ से वो चीज़ आज तक बढ़ते बढ़ते चल रही है। उसी में बहुत सारी चीज़ें इजाफा भी होती चली जा रही हैं। तो उसी में ये सारी चीज़ें, वजीफे बढ़ जाना बच्चों के, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नहीं, लेकिन बुनियादी चीज़ है। लेकिन साहब जो गरीब बच्चे हैं, जो स्कूल तक नहीं जा पाते, मैं वहीं आ रहा हूँ, या जो अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते, तो उनके लिए बड़ी चीज़ है ना? मैं वहीं आ रहा हूँ। उसके लिए गवर्नमेंट को कॉलेजेस खोलने चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट को वो चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, और वो मुफ्त होनी चाहिए, जैसे बैकवर्ड के लिए, बल्कि कहिए कि दलितों के लिए जिस तरह तो से राइट टू एजुकेशन भी आ गया है, राइट टू एजुकेशन, तो उसकी वजह से भी सच्चर कमेटी ने कहा कि साहब मुसलमान जो है तालीम में बहुत पछड़े हुए हैं और दलितों से भी ज़्यादा पछड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि साहब मुस्लिम जो 80-85% वाले अजला हैं या आबादियां हैं, वहाँ कुछ स्कूल कायम किए जाएं, लड़कियों के लिए भी किया जाए, लड़कों के लिए 25% आबादी वाले 25 तकरीबन, वाले या 50 अब वो वाले तादाद जो बढ़ा दी गई है, ब्लॉक्स जो है वो बना दिए लेकिन गए उसमें प्रैक्टिकल क्या हो रहा है। मैं आप ही के इलाके की मिसाल आपको दे दूं। देवबंद एक जगह है, आलमी तौर पर मशहूर जगह है मुसलमानों की, वहाँ पर भी मुसलमान बड़ी तादाद में है, और वो तालीम का रोना वहाँ भी है। वहाँ पर एक स्कूल मिला, लेकिन वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने जो देवबंद में कायम होने वाला स्कूल था, या देवबंद के अतराफ किसी माइनॉरिटी अक्सरियत वाले गांव में कायम होने वाला स्कूल था, वो मेजॉरिटी अक्सरियत वाले गांव में चला गया। और ये तस्वीर एक जगह की नहीं है, अक्सर जगहों पर यही चीजें हो रही है। वजह उसकी क्या है कि ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं उनका जहन वो बना हुआ है कि हम इनको कितना महरूम कर सकते हैं। उनके ऊपर एक बंद लगाने वाली ताकत की जरूरत है, जो मेरे ख्याल से हुकूमत में बैठे हुए लोग अभी उस चीज को पूरी तरह अपने अंदर वो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं कायम कर पाए, या वो ताकत महसूस नहीं करते कि हम उन पर जो है वो लगाम कस सकें कि जो चीजें हुकूमत में तय की जाती हैं वो जमीन पर भी अमली तौर पर सामने आनी चाहिए। तो उसका नतीजा ये होता है, हक मेरा है, पहुंच रहा वहां है, हम महरूम हैं। ये बिल्कुल अच्छा, ये एक बड़ी बात इन्होंने कही, मैं बहुत बड़ी बात कही, मैं इसका जवाब भी दे दूं। इन्होंने बहुत सही बात कही, और बहुत ही मैं समझता हूँ एक बुनियादी बात को आबिद साहब ने पकड़ा है। इस चीज़ का एहसास हम लोगों को भी हुआ, और जो रिपोर्ट्स आई, जो फीडबैक जब लिए गए, तो जो साहब कह रहे हैं कि इस गांव में स्कूल खोलना था, चला गया दूसरे गांव में, ज़िला वही रहा, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन ज़िला रहा, और पता चला कि वो पैसा भी खर्च हो गया और वहाँ आसपास मुस्लिम आबादी नहीं।
इस चीज़ को देखने के बाद इस पर काफ़ी बहस की गई और उसके बाद में इसको और नीचे लेवल पे, जैसा कि अभी आपने बताया कि ब्लॉक लेवल पे इमरान बांट साहब, ले ये मैं जाया एक बात गया। जरा सी और जी हाँ, वजाहत कर बताएं, दूं कि बताएं। उसमें हुआ होता फिर ये है कि वहाँ माइनॉरिटी के ना बच्चे पढ़ने जा सकते ना बच्चियां तो बिल्कुल नहीं जा सकती। सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। इसीलिए हुकूमत ने ये तय किया है कि हर जिले लेवल पे एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए, आप लोगों की कुछ समाज सेवकों को लेकर के, कुछ एनजीओज को लेकर के, कुछ और पॉलिटिकल लोगों को लेकर के, जिला लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल पे और ऑल इंडिया लेवल पे एक मॉनिटरिंग कमेटी हो, जो आप लोग घूम घूम करके देखें और बताएं कि यहाँ पे क्या कमी है और पूरा पैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लग रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब आप एक तरह से एक डंडा लेकर के वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठेंगे कि जो माइनॉरिटीज़ का पैसा आया है, जो मुस्लिम्स का पैसा आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सच्चर कमेटी मुस्लिम्स के लिए बनाई, ये पहली कमेटी है जो मुस्लिम्स का, जिसमें नाम दिया गया था, माइनॉरिटी नहीं दिया गया था। लेकिन इसका भी मुझे अफसोस है, हम लोग लड़ भी रहे हैं कि जब ये मिनिस्ट्री में और प्लानिंग कमीशन में जब ये चीज़ आती है तो वहाँ मुस्लिम नाम हट करके माइनॉरिटी जुड़ जाता है। अभी अनवर भाई ने कहा कि इसका तालीम में तो हो रहा है लेकिन नौकरियों में नहीं हो रहा है। मैं एक आपको छोटी सी फिगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की मैं होम मिनिस्ट्री से जो हमने निकलवाई थी एक आरटीआई के ज़रिए से, जब सच्चर कमेटी और उससे पहले जब यूपीए गवर्नमेंट आई है तो हमारी तादाद, सेंट्रल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ चूँकि होम मिनिस्ट्री से आंकड़े निकले थे, हमारी करीब 6% के करीब थी सारे सेंट्रल फोर्सेस में, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, औसत था वो उतना रोड में। अब वो पिछले साल तक 11.8% हो गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट आसाम से हुआ है। तो हम समझते हैं कि ये चीज़ें अगर हम, और 15 पॉइंट प्रोग्राम का ख़ास तौर से हर महीने इस बात को सारे बैंक से एक रिपोर्ट आती है कि कितने लोगों को पैसा दिया गया है, उसमें माइनॉरिटीज़ के लोगों को कितना पैसा दिया गया है, और अगर नहीं दिया गया है, आपका लोन रिजेक्ट हुआ है तो उसकी क्या कारण थे, क्या वजह थी जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं दिया गया है। तो ये मॉनिटरिंग का थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन मैंने शुरू में जैसे कहा था कि जितना फ़र्क पड़ना चाहिए, जितने तेज़ी से काम होना चाहिए, उतना नहीं हो सकता है। ये आपने भी अभी बताया कि ब्यूरोक्रेसी में सब जहाँ एक ऐसी ज़हनियत बैठी हुई है जो कहीं हम लोगों को काम नहीं करने देती। जब हम लोग का मसला आता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, उसमें वो लोग अड़चने डालते हैं। आप सब नौजवान हैं, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा। आपने जो एक इशारा किया था कि भाई जो अफसरान हैं उनकी जहनियत जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है और वो चाहते हैं कि विकास के काम या तरक्की के काम ज़्यादा ना हो। मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ, 2180 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खुलने थे। मुस्लिम आबादी जहाँ पर ज़्यादा है, 20% के आसपास है वहाँ पर, और वो 2180 में से 266 खोले गए हैं। अगर 20% के हिसाब से हम बात करें तो 400 कुछ बैठते हैं वो। तो ये जो इम्तियाजी सुलूक है ये लगातार बढ़ता जाता है आपके साथ। तो ये बेसिकली वहां पर काम करने की जरूरत है। ये मैं मान रहा हूं आपकी बात, इसीलिए मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई जा रही हैं जो इस चीज को देखें। इसके अलावा अगर आप देखें कि पिछले 4-5 सालों में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस थे उसमें 1.5 लाख, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, 1.5 लाख नए कमरे बने हैं, सब मिला करके कहीं 4 बने हैं, कहीं 2 बने हैं, कहीं जो कि जिसको गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया है। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन जो है वो इतनी मदद कर रही है, इतनी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की मदद कर रही है कि मैं नहीं समझता हूं कि पिछले 5-10 सालों में किया था उसका पैसा जितना था उसका चौगुना पैसा हो गया है, 50 करोड़ से 700 करोड़ रुपया हो गया है। तो ये देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे की डिमांड करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि हमें यहाँ पे जैसे सलीम साहब ने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया। वक्फ बोर्ड क्या है कि एक नीम गवर्नमेंट इदारा है, मुसलमानों का भी है, गवर्नमेंट का भी है। वहाँ पर जो हमारे ही बीच के लोग बैठाए जाते हैं, लेकिन वो होते वो हैं जो गवर्नमेंट में या पॉलिटिकल पार्टीज में अपने नंबर बढ़ाने के लिए हर वो काम करते हैं कि जो वहाँ के हुकूमत के चीफ के चश्मे अबरू का इशारा वो समझ लेते हैं। तो नतीजा ये होता है औकाफ की प्रॉपर्टी को वो खुर्द-बुर्द करते हैं, मुसलमानों को जो उससे फायदा होना चाहिए वो नहीं होता, और हुकूमत ऐसे ही लोगों को चुन चुन के वहां बैठाती है। मैं आप इस बात पे एक बात चाहूंगा कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर सही मानों में देखा जाए कि हमारे मसाइल कहां हैं और क्यों नहीं हल हो रहे हैं और क्यों पैदा हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मतलब वो उन रहनुमाओं को लेना चाहिए जो पिछले 50 सालों से माइनॉरिटीज के नाम पे वोट भी मांग रहे हैं और जो माइनॉरिटी और उनके सियासत कर रहे हैं। जब आ जाते हैं वो सियासत में, तो सबसे पहला काम होता है कि मुसलमानों को दबा करके आगे बढ़ो। अगर कहीं इनके मसाइल हल हो गए तो हमको कौन पूछेगा? सवाल ये पैदा होता है। ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, आप जो बोल रहे हैं आप लोगों की भी है, और सिर्फ हम जिम्मेदार हैं, कोई इसकी पार्टी या कोई हुकूमत जिम्मेदार नहीं। सच्चर कमेटी को बने हुए 7 साल हो गए। 7 साल के बाद ये पूरे 10 साल का हम जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। पिछले 2 सालों से
कुछ हलचल हुई है, कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ चुनाव- कमेटी बननी चाहिए। चुनाव जब और आता है, इस अब तरह जब के अंतर। आखिर में आप आ गए हैं, आखिरी वक्त पर जब आ गए हैं, अभी तक बहुत सारी चीज़ों पे सोचना शुरू किया है। अभी आपने बताया कि 69 रिकमेंडेशन थी सचर कमेटी की, उसमें से 63 पर अमल हो गया है। के रहमान साहब जो मिनिस्टर हैं इस महकमे के, वो उन्होंने फरमाया 72 रिकमेंडेशन थी, उसमें से 69 पर हो गया है सिर्फ 3। भाई ये सब अगर हो गया है, यानी तकरीबन 90% उनके मुताबिक हो चुका है। अगर 90% हो गया है, ये कह रहे हैं कि काम धीरे-धीरे हो रहा है। वो कहीं नजर आना चाहिए। देखिए, वो ये कहीं मैं एक बात बता दूं नजर कि देखिए, हमारे- आंकड़े हम बता सकते हैं, फाइल्स में सारी चीजें ये बता ये सकते मैं हैं। ये कुछ आंकड़े हैं लेकिन मेरे पास भी आप जरा 2000 मुसलमान महल्ले में जाके पूछिए कि क्या उनकी तालीमी मियार में, उनकी बच्चियों के मियार में, उनकी नौकरियों के रेशो में और हमारे बच्चों को जो सहूलत। पर सलीम साहब आप एक चीज तो मानेंगे, सलीम साहब एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है समाजी आदमी हैं और लोगों के बीच जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी जो लीडरशिप है उसके अलावा समाज की खुद की भी है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस आदमी ने या जिस कम्युनिटी ने आगे बढ़ने की कोशिश की है, वो भले ही मुस्लिम कम्युनिटी हो या कोई भी हो, वो आगे बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो समाज की भी है। हमारे लोग जो है वो उतने बेदार नहीं है, उनको यही पता नहीं होता कि कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है, कौन सी नहीं। मैं तारीफ़ करूंगा हमारे खिदवाई साहब की कि इन्होंने तस्लीम किया इस बात को कि हम मुतमईन नहीं हैं। लेकिन आप देखिए कॉस्मेटिक चेंजेस किए जा रहे हैं। कॉस्मेटिक्स को ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं और आखिरी वक्त में करने की कोशिश की जा रही है, और जितना किया जा रहा है उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा जो है उसकी तशहीर पर, उसके प्रचार पर और उसकी लेकिन बताने, और उसका अफसोसनाक पहलू ये दूसरा है। नुकसान ये है कि आप खुद प्रोवोक कर रहे हैं, जो कम्युनल फासिस्ट फोर्सेज हैं उनको प्रोवोक भी कर रहे हैं। वो कि मुंह भराई का फिर कुछ इल्जाम कर नहीं लगाते रहे हैं, हैं। कुछ कर नहीं रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसको इतना बड़ा करके दिखाया वो जा फिर रहा है। अपीजमेंट की बात करते हैं। अच्छा अली अनवर साहब, आपको क्या लगता है, बहुत सारी बातें हुई हैं 10 साल के अंदर, ये होना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी का बड़ा मसला है मुस्लिम तबके के साथ। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, मुस्लिम तबके को सबसे बड़ी शिकायत है तालीम है, रोज़गार है, लेकिन जो सिक्योरिटी का मसला है वो बहुत बड़ा मसला है। उसके लिए जो है कम्युनल वायलेंस बिल लाना चाहिए था, उसकी बात भी हो रही है कि अब लाएंगे, कब लाएंगे, पता नहीं लाएंगे कि नहीं लाएंगे। ये जो ईमानदारी की बात जो है ये करेंगे, लाएंगे लेकिन तो आपको कैसा लगता है लाएंगे? कैसा लाएंगे? फिर एक कम्युनल बिल रिजर्वेशन कैसा हो, कैसा ये होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा कोई होगा? भी बिल ले आएंगे, वो बिल्कुल बिल सही है। और ज्यादा हमको परेशान करेगा, नुकसानदेह हो जाएगा। पुलिस वालों को और ज्यादा ताकत देगा, बिल्कुल ठीक है। दंगे से जिसका घर जला है उसी को मुजरिम बनाएगा, जो जो इसमें- जो इसमें विक्टिम है select उसी को committee में है विक्टिमाइज ये, करेगा। अनवर साहब ऐसा बिल अगर बताएंगे। आता है तो हम उसकी मुखालफत मुखालफत होगी, सही बिल्कुल बिल वो आना अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे काम होने थे, सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। और एक बात होती है हमेशा ही रिजर्वेशन डिमांड आप भी करते हैं, आपकी भी जो है वो पार्टी भी कहती है, जिस तंजीम से आप जुड़े हुए हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं उसकी आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी जाते हैं जहां इसकी जो है तारीफ करते हैं कि नहीं मिलना चाहिए। सवाल ये है कि भाई जो यूपीए कर रही है, आप यूपीए का हिस्सा तो है नहीं, लेकिन अपोजिशन में होने के नाते कितना प्रेशर जो है, कितना प्रेशर हो जाएंगे बिल्कुल कितना प्रेशर आप लोग बना पाते हैं। जो बातें तो हो जाती हैं लेकिन हकीकत में जो होना चाहिए आप लोगों की तरफ से भी शायद वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये लोग भी जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अम्बेडकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। वो बात कही थी, पॉलिटिक्स इज द मास्टर की ऑफ एवरी लॉक। अगर उर्दू में हम तर्जुमा करें तो सियासत जो है तमाम दुनियावी मसाइल का माने इकलौती चाबी है, चाबी है, हल है, मास्टर की। देखिए पॉलिटिक्स में बड़ी हम लोगों को इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। सभी पार्टियों में, कोई एक पार्टी की बात नहीं करता, असेंबली की, पार्लियामेंट की मैं बात करें, सियासी नुमाइंदगी हमारी घट रही है चारों तरफ घटे। कई असेंबलीज तो ऐसी हैं जहां पर हम नील हो गए। हम चाहते हैं कि एक टोटलिटी में गौर फिक्र किया जाए, देखा जाए मामले को। सही है। तो टोटलिटी में हम ये कह रहे हैं कि ये मामला घट रहा है। देखिए हमको अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारा होगा, हम अपने हैसियत से ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं, हमारी जो आबादी है उसके तनासुब से। आज तो सभी तबकों में, हिंदू में एक बढ़ई कहता है, एक लोहार कहता है, एक चमार कहता है, एक पासवान कहता है, यादव, कोयरी, कुर्मी, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, तो सब अपना ये करता है, वो एक एक हिस्सा ले लेता है अपनी आबादी के हिसाब से। लेकिन हमारी आबादी के हिसाब से हमारी नुमाइंदगी घट रही है। तो इसी के लिए हम ये बार बार ये कह रहे हैं कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने एक जो सुझाव दिया, एक जो रिकमेंडेशन किया कि 341 पर से आप जो रिलीजियस बैन, जो मजहबी पाबंदी आयद कर रखी है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसने कहा है, उसके जुमले हैं
रंगनाथ मिश्रा कमीशन के, कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, उसको फौरन हटाइए, फौरन शब्द का इस्तेमाल किया है। तो उसको आप नहीं हटा रहे हैं, जिसके हट जाने से न सिर्फ सरकारी मुलाजिमत में हमारी नुमाइंदगी बढ़ेगी, बल्कि सियासत में भी 119 पार्लियामेंट की सीट, 1050 असेंबली की सीट रिजर्व है हमारी हमारी हम वहां नहीं आपको खड़ा हो एक का भी सकते फायदा हैं। नहीं है। हाँ, हम वहां नहीं खड़ा हो सकते हैं, तो उसके दरवाजे भी खुल जाएंगे। बिल्कुल। तो इसकी तरफ, ठीक इन्होंने कहा, इसकी तरफ, इसके लिए मुसलमान जो ट्रेडिशनल मुस्लिम लीडरशिप है, रवायतन जो लोग सियासत पर, हिंदुस्तान की मुस्लिम सियासत पर काबिज हैं, उनकी नीयत में भी खोट है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्लिम लीडरशिप एक जहां पे बैठे, और जिस तरह से हुकूमत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलाई जाती है, 10 हमारे मिनिमम प्रोग्राम ले, 10 हमारे मिनिमम मसाइल ले, कि ये 10 मिनिमम मसाइल है जिसपे बीजेपी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, आप भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। ये सुझाव बहुत अच्छा है। देखते अरे हैं ये ये मसला हल होता है कि नहीं हल तो होता है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यूपीए ने रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना के रिकमेंडेशन दे दिया है, वो सुझाव- सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर वो एफिडेविट मांग रहा है, सजेशन- उसमें आपकी सरकार देखिए, अली अनवर एफिडेविट साहब, नहीं दे सजेशन रही वाकई है। बहुत अच्छा है, अब लेकिन एक अफसोस- नया सुझाव और एक अफसोस नया की- फार्मूला का, जो ऑलरेडी एक फार्मूला है, जो उसी का बनाया हुआ है, उस पर आप कायम रहिए। आपको क्या लगता है कि बहुत देर से आप बातें सुन रहे होंगे, नतीजा क्या निकला आपके जहन में? क्या लगता है कि नहीं वाकई ये काम हुए, लेकिन ये काम होना बाकी है? इमरान किदवाई साहब के एक जुमले से मुझे इख्तलाफ, सख्त इख्तलाफ है। उन्होंने ये बात कही कि आतंकवाद का एक चेहरा यूपीए गवर्नमेंट ने और दिखाया कि ये भी एक चेहरा है। इसका मतलब ये मान रहे हैं आप कि मुसलमान एक चेहरा था पहले से, एक चेहरा और सामने आ गया। जबकि जितने भी नौजवानों की गिरफ्तारियां अभी तक मुल्क में हुई हैं, कहीं पर भी ये साबित नहीं हो सका कि वाक़तन ये लोग किसी किस्म के इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलव्विस थे। जबकि जो लोग मुलव्विस पाए गए, जिनके बारे में प्रूफ मिल चुका है, उसके बारे में हुकूमत कोई इक़दाम नहीं कर रही, और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक चेहरा और भी हमने दिखा दिया। तो ये बात जो है बहुत मज़ाक खेज़ है। जी, इस पे दूसरी एक एतराज़ बात है। जी दूसरी एक बात ये है कि एनडी हुकूमत के बाद जब यूपीए हुकूमत आई, तो उसने ये कहा कि हम जो है पोटा हटा देंगे। उस वक्त पोटा था, पोटा के बाद यूएपीए जब लेकर आए, वो उससे भी ज़्यादा भयानक था, उससे ज़्यादा और गिरफ्तारियाँ हुई और मसाइल मुसलमान नौजवानों के हुए। आज भी देखिए आप कि मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला बाकायदा जारी है। कहीं भी कोई फसाद होता है, कहीं भी कोई मामला होता है, झूठे मुकदमात में फंसाए जा रहे हैं, और 15-15, 20-20 साल के ये, बाद रिहाई हो रही है, और जी, इसके बाद उनके लिए यूपीए कोई हुकूमत के- कंपनसेशन जी, नहीं है। ये सबसे ज़्यादा बड़ी मुल्क शिकायत के है। जो वजीर दाखिला हैं, उनके लेटर के बाद अगर ये इस तरह के हालात हैं, तो फिर वो वाकई जो है देखिए, अफसोसनाक है। एक शिकायत ये भी है, अच्छा आपने एक इशू उठाया कि ऐसा लगता है हुकूमत सीरियस नहीं है, बल्कि मजाक करती है मुसलमान के जज्बात से। ये लेटर भी एक जज्बात से मजाक है। आप ऐसे वक्त में एक शोषण छोड़ देते हैं, भाई ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए, और वहाँ पर फिर दूसरी हुकूमतें इसका रिएक्शन में कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ कराती हैं जिससे ये साबित हो कि वाकई मुसलमान नौजवान इस तरह के मामलात में मुलव्विस हैं। आपको क्या लगता है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? मुसलमानों के लिए केवल दावे तो होते रहे, लेकिन सारे खोखले साबित हुए। जैसा कि सलमान खुर्शीद साहब वक्फ बोर्ड उसके मुस्लिम उसके क्या कहते हैं मंत्री थे, अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो- मंत्रालय थे, और सारा पैसा वापस चला गया। कोई भी मुसलमानों को किसी भी तरीके सारा का नहीं गया, फायदा कुछ परसेंट ही वो जो है, कुछ परसेंट फीसद हिस्सा ही उसका लेकिन इस्तेमाल सारा कर पाए थे। वो पैसा बांट भी नहीं पाए, उनको इतना समय नहीं होता, वो पैसा ही नहीं बांट पाए। तो जो क्या कहते हैं, एक मैं कहूँगा, अभी भाई कह रहे थे जो दहशतगर्दी पे था, अभी जो हमारा नया एक बहुत बड़ा हादसा यूपी में हुआ, उसमें राहुल जी ने तो हमें सीधा सीधा टारगेट बना दिया है कि मुजफ्फरनगर के मुस्लिम नौजवानों के आईएसआई से संबंध है। तो इसमें और क्या कहा जा सकता अच्छा, है? इसका जवाब जो है वो इमरान किदवई साहब हो सकता है इस बात को कहते हुए झिझके, जवाब देते हुए झिझके, लेकिन इस तरह की बातें जो है वो भले ही, चलो वो आईबी के किसी अफसर ने उनको कहा था, राहुल गांधी बड़े लीडर हैं, पार्टी के बड़े जिम्मेदार जो है वो नौजवान चेहरा भी हैं। आपको लगता है इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वाकई जो है वो टारगेट एक कम्युनिटी फिर हो जाती है? इमरान साहब, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ये बात सही है, 100% सही है कि टेररिज्म जो है, आतंकवाद जो है, वो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म का ही एक दूसरा रुख होता है जो कि सामने आता है, चाहे वो जज्बात भड़काने से आए, चाहे वो किसी बात से आए। उसमें चाहे अनुभव भारत का क्या कहते हैं हो, चाहे क्या कहते हैं कुछ नौजवान बच्चों का हो, और जज्बात में हो करके अगर हम अपनी आंख बंद करके बैठ जाएं और हम ये कहें क्या कहते हैं कि नहीं हम तो बिल्कुल दूध के धुले हैं, सारी गलती आपकी, तो वो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ये बात बिल्कुल हम मानते हैं और हर एक को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, जो गलतियां अपने अंदर हैं उनको हमें एक्सेप्ट करने में क्या है कि हम अपनी गलतियों को मान करके उसको सुधारने की कोशिश करें। एक बहस नहीं हो रही, बहस एक बात बहस नहीं हो रही, मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन
लेकिन यह है कि ये बात हम मानते हैं, ये हम बात मानते हैं कि हमारे जज्बात को भड़काया जाता है। हमको जज्बात में नहीं आना चाहिए। हमारे जज्बात में भड़का करके बहुत से ऐसे काम हमसे हो जाते हैं जो हमको नहीं करने चाहिए। अगर किसी जगह पर आईएसआई ने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया है तो उसमें कम्युनिटी का नाम लेने की कहाँ जरूरत पेश आ गई कि फला कम्युनिटी के लोगों से किया गया। सही है। तो एक जिम्मेदार शख्स, एक बड़ी पार्टी के जिम्मेदार वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस तरह की बातों से जो है और उनको इससे- अवॉइड करना चाहिए। हाँ, एक तरफ परहेज तो करना चाहिए। हमारे होम मिनिस्टर जो है वो एक खत लिख रहे हैं, ठीक है, वो आखिरी वक्त में खत लिखा है उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को कि मुस्लिम नौजवानों को बिला वजह न परेशान किया जाए, बेगुनाहों की रिहाई होनी चाहिए, अदालतें बननी चाहिए। पर सवाल और ये है ना दूसरी तरफ आप कि इस तरह की चीज कर उनके रहे इस हैं। खत पे हुकूमत कितना संजीदा है, ये भी सवाल है। बिल्कुल, ये तो सवाल उसी दिन उठ गया था कि ये आखिरी वक्त में, इलेक्शन के वक्त में ऐलान किया गया है, लेकिन चलो हम इसको भी मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद तो कुछ होना चाहिए था। और फिर अभी फौरन पटना में जैसे ही कुछ हुआ और फौरन ऐसा मालूम होता है कि जैसे जो लोग जिनको दिखाया गया है गिरफ्तार, मालूम होता है कि पहले से गिरफ्तार थे, वो सिर्फ लाने की और पेश करने की ज़रूरत थी। और एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप ले रहे हैं, तो हमको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी की हुकूमत जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, वो खुद जो है उसका एक बड़ा हिस्सा फ़िरका परस्ती और तासुब की शिकार है। उसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मौजूद है जो सही माने में फ़िरका परस्ती का जहन रखते हैं, और उसी की वजह उससे भी उसको भी जो है इस मुल्क के लिए उससे भी लड़ने की जरूरत है। मैं दूसरी बात एक और अर्ज कर रहा हूँ इसमें। मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ। एक बात और मुझे अर्ज करनी है, वो ये आपने रिप्रेजेंटेशन की बात की है कि रिजर्वेशन जिसकी रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने सिफारिश Political की है, reservation भी जो है वो होना होना चाहिए। चाहिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। हमारी नुमाइंदगी कहाँ बढ़ती है? हमारी नुमाइंदगी जेलों में बढ़ रही है। सच्चर साहब ने लिखा है कि जेलों में हमारी आबादी के तनासुब से काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सोचने लायक चीजें हैं कि ये जो पर मैं फिर वही कहूंगा, ये ना सिर्फ लीडरशिप को सोचना है, ये समाज को भी लेकिन सोचना बात है, हम हुकूमत की सोशल वर्कर्स को भी सोचना है, हुकूमत की तंजीमों को भी जिम्मेदारी सोचना है लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। मेंटेन करना, कानून हाथ में लेने वालों को सजा देना, मुतासिब ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाना, उनको सजाएं दिलवाना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी अली है। अनवर साहब, और मैं थोड़ी एक- सी जिम्मेदारी जो सामाजिक ये हमारी एनजीओज हैं, NGOs, जो yes, सोशल yes। ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कि हुकूमत मिसाल को- एक मिनट हुकूमत को मैं एक मिनट, जैसे मिसाल के तौर पे कि मैं एक जगह गया, जैतपुर एक जगह है, वहाँ पे मुस्लिम की 80% 70% आबादी है, वहाँ पे स्कूल खोल दिया गया एक लड़कियों का। अब वहाँ पे गया कि भाई क्या है, तो उनका साहब आपके यहाँ बच्चियाँ आई नहीं रही, कोई एडमिशन ले ही नहीं रहा है। तो ये काम आप लोग ये अवेयरनेस के काम है, ये करने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे। उनको अली अनवर साहब, समझाना है, उनको जाकर के बताना है कि हम यहाँ बहुत एक बार अली अनवर साहब के पास बहुत जी, सीरियस जायजा हम हुकूमत का मसले ले रहे पर हैं इस बात वक्त। कर ये रहे बात हैं, सही है। वही सब मिला जुला है, बिल्कुल। वही सीरियसनेस होना चाहिए। देखिए, दहशतगर्दी का जो मामला है बहुत सीरियस है और कोई हिंदुस्तान का ही मामला नहीं है, पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया का मामला और इससे जो है पूरी दुनिया परेशान है। परेशान। बिल्कुल ठीक है। इसको किसी मजहब से जोड़ करके देखना मुनासिब नहीं। और कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी के पद पर है तो उसको तो और भी कायदे से उसकी मैच्योरिटी शो होनी चाहिए उसकी बातों से। अब ये देखिए, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये इसको समझना चाहिए। अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो तो है, दुनिया के और मुल्कों में है। तो देखिए, ये जो वातावरण है, जो माहौल है, उसमें इसके जर्म्स कीटाणु घूम रहे हैं, वो किसी को भी लग सकते हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो सारी बीमारी आप देख लीजिए। दहशतगर्दी में जो बच्चे पकड़े जाते हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी मजहब के मानने वाले हों, उनकी उम्र क्या होती है? जो बैंक रॉबरी में पकड़े जाते हैं, जो ट्रेन रॉबरी में पकड़े जाते हैं, जो दूसरे तरह के जराइम में पकड़े जाते हैं, उनकी उम्र क्या है? एक जब किशोरावस्था जो पामी आना हम लोग कहते हैं भोजपुरी में, जब आने लगता है, तो आजकल तो लड़कियों के भी हाथ तड़फड़ा रहे हैं कि हमको काम मिलना चाहिए। वो काम चाहते हैं, ये बच्चे काम चाहते हैं। अगर काम नहीं मिलेगा, लड़का शर्माता है बाप के सामने हर बात के लिए कि पॉकेट खर्चा दीजिए। पर यहाँ एक सवाल ये उठता है कि वो दहशतगर्दी के नाम पर मुस्लिम बच्चों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? वो अपनी जगह है, उस पर आप बहस करने वाले हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस पर भी देखना चाहिए
चाहिए, गौर करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, मैं कि वापस जो आता हूं, ये इशू हो गया unemployment और है, इसको अलग से भी हम डिस्कस करेंगे। मैं वापस जो है आता हूं डेवलपमेंट के काम से। यूपीए हुकूमत ने जो है 2006 में इसकी तश्कील कर दी थी, जो अक़लियती उमूर की जो एक मिनिस्ट्री है। जी, सवाल ये उठता है कि जैसे इन्होंने भी इशारा किया था, कहा था कि भाई सलमान खुर्शीद साहब जब वजीर थे तो बहुत सारे काम वो नहीं कर पाए थे, उसका बहुत बड़ा बजट का हिस्सा जो है वो वापस लैप्स हो गया था, वापस चला गया था। अभी कुछ आंकड़े आए हैं और आरटीआई के जो है जरिए वो कानून भी जो है आपकी हुकूमत नहीं दिया है, उसके जरिए बहुत सारे आंकड़े आए हैं कि भाई अभी भी 2012-13 में भी बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं। चाहे वो मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फाउंडेशन की बात हो, बहुत कम जो है वो वहाँ पर नो डाउट देते हैं, लेकिन वो शराइत जो है कुछ इतनी मुश्किल होती हैं, सख्त होती हैं कि भाई जिसकी वजह से वो उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाता। ये जो इस तरह के मसले हैं कि भाई आप बजट का पूरा हिस्सा ही खर्च नहीं कर पाते हैं और बातें बड़ी बड़ी हो जाती है। आपने कहा था इश्तिहारात के जरिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, फिर जो अपोजिशन में पार्टियाँ हैं या जो आपकी मुखालिफ पार्टियाँ हैं वो कहती हैं मुबराई का काम हो रहा है, तो नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं तबके को बढ़ता ही जाता है, लगातार नुकसान होता ही जाता है। बदनामगी भी हो रही है, एक तरफ कह रहे हैं कि मुबराई हो रही है और पता चला कि मिला कुछ भी नहीं है। तो इमरान साहब, खुदा ही मिला ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, यानी दोनों तरफ से मुसलमानों ही पर उसकी मार है, पड़ रही है। मैं मान रहा हूं काम भी नहीं हो रहा है और जो किया है उसको इतना आप कर रहे तो हैं। ये जो है इस पे संजीदगी से जो है वो काम करने की जरूरत है। और मैं फिर यही कहता हूं कि भाई ठीक है, यूपीए हुकूमत की आप नुमाइंदगी यहाँ कर रहे हैं अपनी पार्टी की, लेकिन जिम्मेदारी जो है आप लोगों की भी है कि भाई आप भी जो है इसमें कहीं ना कहीं अहम रोल अदा करें। बेशक जिम्मेदारी है। और इमरान साहब, नहीं, हमने तो ये आपसे कहा क्या कहते हैं कि जैसे कि हमने एक मिसाल आपको दे दी कि स्कूल खुला, उसमें लड़कियां नहीं जा रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ और वही बात है कि भाई एक मिसाल से काम नहीं चलेगा। बैंक समझिए आप 600 बैंक उन इलाकों में खोले गए हैं जहाँ पे 60% 40% मुस्लिम्स की आबादी है कि उससे फायदा उठाएं, वहाँ वो जाके अपने और ज्यादातर बैंकों के अंदर जाकर के देख लीजिए, ज्यादातर बैंकों के अंदर जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ ब्लैक लिस्ट में है। दूसरा क्या कभी इस पर कार्रवाई हुई कि जिन बैंकों ने ये भी इशू है जी, जिन बैंकों ने मुसलमानों को लोन नहीं दिए या जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्या लगता है आपको किस तरीके से सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए और आपकी कोई शिकायत हो तो मुझे बता दीजिए। पहले इमरान कदवी साहब से, जो अभी इन्होंने कहा कि स्कूल खोले गए और लड़कियां पढ़ने को नहीं आ रही हैं, तो मेरा एक सेल्फ सर्वे रहा है, जो कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने 10 गाँव में जहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन 80% है, मैं जाकर खुद सर्वे किया हूँ। तो वहाँ पे क्या देखने को मिला कि बच्चे अगर आते भी हैं स्कूल में, मैंने ये भी सर्वे किया कि स्कॉलरशिप उन तक पहुँच रही है या नहीं। तो आपने जैसे बताया कि 1 करोड़ बच्चे, तो कुछ बच्चों तक पहुँच रही है स्कॉलरशिप भी, लेकिन उस स्कॉलरशिप का यूटिलाइजेशन उनके पढ़ाई में हो रहा है या नहीं, ये भी मैटर करता है। जैसा कि आपने अभी कहा कि मॉनिटरिंग टीम बनाई जाएगी, लेकिन मैं बनाई गई है, बनाई गई है, 7 साल हो गए साक्षर टीम का गठन किया हुआ है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मॉनिटरिंग टीम कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, वो कुछ भी नहीं कर रही है। सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल इस बहस के दौरान इस बार सबसे स्टार्टिंग में बात कही थी कि हमें सियासत से अलग हटकर बात सोचनी चाहिए, लेकिन जब से इस्लाम वाज़े हुआ है हम सबसे पीछे इसीलिए तो चले गए हैं कि हमने अपने दीन से इस सियासत को हटा दिया है। कुछ लोग सियासत को सोचते हैं अपने फ़ायदे नुकसान के हिसाब से, और कुछ लोग दीन को सोच रहे हैं, और फिर कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा है कि माशरा किस तरफ जा रहा है। अभी मैं एक सिंपल से सवाल करना चाहता हूँ। मैं ओखला कंस्टिट्यूंसी से हूँ, वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ऐड हो रहा है कि यहाँ 400 करोड़ की पाइपलाइन बिछ रही है, लेकिन ये काम 4 साल पहले क्यों नहीं हुआ? कुल मिला के ये शिकायत जो है सभी की है कि भाई आप काम करते हो लेकिन इलेक्शन के आसपास जब इंतखाबात आने लगते हैं। जी, चेहरा दिखाने के बाद अभी भी कहीं ब्लास्ट होंगे तो अरेस्ट जो होते हैं वो मुस्लिम यूथ ही होते हैं, मुस्लिम नौजवान ही होंगे। तो चेहरा दिखा के काम वही हो रहा है जो पहले था, वही चीज चालू है। और वो बात 5 मिनट पहले क्यों नहीं पता चलती, जो 5 मिनट जो ब्लास्ट के 5 मिनट बाद तो देख, मुझे भी शिकायत है और इसको हम लोगों ने होम मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से दोनों से इस बात को चर्चा की है कि ये, जैसा कि अभी अनवर भाई ने कहा था या आपने कहा था कि पटना में ब्लास्ट हुआ, और मेरे ख्याल में या तो ये टीवी चैनल्स का काम है कि उन्होंने आधे घंटे में बता दिया कि विदिन मिनट्स जो है वो आ जाती है सारी। हालांकि होम मिनिस्टर ये बयान दे रहा है 12 घंटे के बाद कि अभी कहीं कोई सुराग नहीं मिला है कि कौन है, और टीवी चैनल में आधे घंटे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि होम मिनिस्टर जो है उस वक्त वो कोई म्यूजिक रिलीज कर रहे थे, और दूसरा ब्लास्ट होता है 12 बजे, और 10 बजे से ही आ रहा है कि आईएम ने या एक पर्टिकुलर ग्रुप ने इसका ब्लास्ट किया है। तो इसमें जिम्मेदारी थोड़ा सा हमारी मीडिया की, माफी के साथ मैं कहूंगा, और थोड़ी सी क्या कहते हैं कि वो सभी को कहीं ना कहीं अपनी संजीदगी से काम करना पड़ेगा कुल मिला के। ये जी जी जी, ये बटला हाउस एनकाउंटर बहुत ही मशहूर एनकाउंटर था। इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मुसलमानों ने अगर ये गवर्नमेंट से अगर कह दिया कि बटला हाउस एनकाउंटर की इंक्वायरी अगर हो, मेरा किदवाई साहब से सवाल ये है, तो उसमें क्या गलत कह दिया? जुडिशियल इंक्वायरी जी, एक मिनट। वो लड़का जो आतिफ अमीन जो था, वो 3rd फ्लोर पे था,
पुलिस वो सब मालूम है एक किस्सा, मिनट वो मालूम है किस्सा। उनके सिर्फ ऊपर आपका सर मसला पे ये है, सर पे आपका गोली किस्सा उनके ये है, आपका जवाब सवाल ये है कि उसकी इंक्वायरी नहीं होनी, क्यों नहीं हुई। आपको ये पता है, आपको शायद नहीं मालूम है, आप या टीवी नहीं देखते हैं या अखबार नहीं पढ़ते हैं कि इनकाउंटर के तीसरे दिन सबसे पहले मैं डेलीगेशन लेकर के कांग्रेस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास गया था ये मांग करने के लिए कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले डेलीगेशन गया था इस बात को प्राइम मिनिस्टर से, जिसमें सारे मुस्लिम लीडर्स थे कांग्रेस के बड़े बड़े, जो ये कहने गए थे कि कांग्रेस के बटला हाउस की और चूंकि उस इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो बात नहीं हो पाई। कांग्रेस बहुत सी बातों में हम कोशिश करते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, बहुत सी में कामयाब बात हो भी नहीं जाते मानी हैं। जाती जी। पटना ब्लास्ट में आईएम का नाम आया, मीडिया ने लिया, लेकिन मीडिया के पास आईएम का नाम कहाँ से आया? ये तो मीडिया वाले बताएंगे, हम कहाँ नहीं, बताएंगे? कभी भी बगैर किसी सोर्स के जी जी, वो तो बगैर सोर्स के और नाम ले लेते हैं। हुकूमत की तरफ से ब्रीफ ना, किया ना, जाता इसमें है, हुकूमत जो का कोई हाथ हुकूमत नहीं, नहीं, ना, ऐसा ना। हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, और आप ना intelligence मानिए, आप और मुझसे अवाम बाद की में बहस तरफ कर से लीजिएगा। मुसलमान हमारे मुस्लिम नौजवान दहशतगर्दी में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। हर केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रहे लगा हैं, कर करके रहे हैं, उनका वो वो भी काम हो किया रहा है, जाए, वो भी हो रहा है। क्योंकि 14-14 साल पेंडिंग में केस होते और वो हुए देर रात दुरुस्त आए वाली बात है, लेकिन सीबीआई होने को लग गया है। सबूत नहीं मिल पाए। और अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ अगर सुन लिया गया तो मैं समझता हूं कि 99% लोग बेगुनाह 2-2 डेढ़ महीने में साल ये भी हो रहा है। और मैं एक बात और इंफॉर्मेशन दे दूं, एक इंफॉर्मेशन और दे दूं मैं आपको। और इस पे कांग्रेस पार्टी बहुत जोरों से इस पे प्रेशर दबाव डाल रही है गवर्नमेंट के ऊपर कि जो लोग बेकसूर पकड़े जाते हैं, और ये इंशाल्लाह अगर ये बिल आ गया जो अभी कम्युनल वायलेंस बिल या- कम्युनल वायलेंस बिल, तो उसमें तो है ही है, लेकिन हम लोग इस बात के लिए भी लड़ रहे हैं कि जो बच्चे पकड़े गए हैं 3 साल जिनके बर्बाद हुए, उनको कंपनसेशन दिया जाए और उस पुलिस वाले को सजा दी जाए जिस पुलिस वाले ने उनके ऊपर बिलावजा का केस लगाया। आप बोलिए। ये चैनल्स जो हैं ये 1 मिनट में ब्रांडिंग जो कर देते हैं कि साहब ये टेररिस्ट है, ये मास्टरमाइंड है, इनके ऊपर कोई आप ऐसा लॉ आप लाएं और इन चैनल के ऊपर इम्पोज करें कि ये इतना इररेस्पॉन्सिबल हो के 1 सेकंड में नाम ले देते हैं कि मास्टरमाइंड, उसकी शक्ल दिखा दी और उसको बता दिया मास्टरमाइंड। अब पूरे दुनिया में उसकी ब्रांडिंग हो गई, उसका तो करियर बिल्कुल खत्म हो बिल्कुल गया। ठीक है। ये चैनल्स 1 मिनट में ब्रांडिंग कर होना देते हैं। चाहिए, इसमें होना चाहिए। वाकई ये बात सही है, और इस तरह की शिकायतें आती हैं कि भाई वो ब्रांडिंग कर देते हैं, और नहीं, जब मैं agree कर रहा हूं वो आपसे। बेकसूर होकर के जो है वो उसको कोर्ट बेकसूर जो है वो इसमें रिहा उनके ऊपर करती है, पाबंदी लगनी उसके ऊपर जो है फिर बहुत ज्यादा चैनल्स जो है वो उसको दिखाते नहीं है अच्छी तरीके से। ये होना चाहिए। और लेकिन ये बात भी सही है कि हमारी जो एजेंसियां हैं, एजेंसी में बैठे हुए जो मुतासिब लोग हैं वो लीक करते हैं बाकायदा। बेसिकली वो चैनल कोई चलाएगा नहीं नहीं ऐसे, होता, जो वो आधे कहीं ना घंटे कहीं वो इंटेलिजेंस से दिखा आता है देते उनके पास, हैं, तभी जाकर के वो चलाते हैं। हाँ साहब, मिसलीड हमारा करते हैं। सवाल जनाब अब्दुल्ला साहब, अनवर साहब से फाइनली एक बिहार से क्वेश्चन तो हमारा आया। बहुत हाँ। गहरा रिश्ता रहा है। हाँ। तो वहाँ पे तालीम के सेक्टर में देखा जाए, एजुकेशन के सेक्टर में देखा जाए, तो वहाँ पे सिर्फ साइकिल बांट देना और खिचड़ी से और ये आंगनबाड़ी से हमारा एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, बल्कि हमारे यहाँ जो भी आपके यहाँ शिक्षा मित्र जो बहाली हुई है उनकी क्वालिफिकेशंस को देखे जाए और उनके अंदर में काबिलियत को देखी जाए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल जिन्हें एप्पल की स्पेलिंग नहीं पता हो वो क्या टीचर बन सकता है। ये हमारा सुझाव है कि वहाँ पे उस सेक्टर में बहाली के सेक्टर में जो हमारे टीचर बहाल हो रहे हैं उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाई ठीक जाए। है, क्या सुझाव रहेंगे आपके? देखिए साहब, सुझाव सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की तरह जो गवर्नमेंट ने एक तरीका बना लिया ना कि बुढ़ापे में हज करने वाला, कि बिल्कुल पूरा जो टर्म होगा मज़े में हुकूमत करते रहेंगे और आखिर में जो आएगा बिल्कुल जब चुनाव का अनाउंस होने वाला होगा कि साहब अब हम ये स्कीमें लेके आ रहे हैं। एक तो ये ट्रेंड ख़त्म करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट के बनने के साथ ही जो है आपको काम शुरू करने पड़ेंगे। एक दूसरी बात ये कि किन कामों को लेकर के पहले आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सेंटर में हो या स्टेट्स में हो, किसी भी पार्टी की हो, उनको ये चाहिए कि सबसे पहले वही मॉनिटरिंग कमेटी सिस्टम के साथ में सिक्योरिटी एजेंसियों में, पुलिस में मुसलमानों को भर्ती कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। वरना तो जैसे मुजफ्फरनगर में भी हुआ, मुझे यहाँ शिकायत है राहुल गांधी जी से भी, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, सोनिया जी से भी, यूपी की गवर्नमेंट से तो 100% शिकायत है ही है। लेकिन जब ये भी गए थे और इन्होंने खुद रोते झिझकते बिलखते हुए उन लोगों को देखा, उनकी मुसीबतों को सुना, उसके बावजूद आपने आकर के कोई उनके लिए रिलीफ का कोई अनाउंस नहीं किया, आपने कोई पैकेज नहीं दिया। 84 में इंदिरा गांधी के हादसे के बाद एक बड़ा फसाद हुआ, यूपीए गवर्नमेंट ने 1400 करोड़ रुपए का एक फंड दिया। क्या मुसलमानों को उसका अशरे अशीर भी नहीं दिया जा सकता? क्या वो संजीदगी से क्यों नहीं लिया जाता? इनको कई बार ऐसी दिया जाना चाहिए। तो इन चीजों में बहुत संजीदगी के साथ गवर्नमेंट को, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। ठीक है, अली अनवर साहब, बहुत सारी बातें हो गई हैं,
जिम्मेदारी भी हमें तय करनी पड़ेगी, ना सिर्फ जो है मीडिया को, ना सिर्फ आम लोगों को, ना सिर्फ सोशल वर्कर्स को, बल्कि संजीदगी के साथ पॉलिटिकल लीडर्स को भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। क्या कुछ होना चाहिए, कैसे सबको मिलकर के काम करना चाहिए, क्या सुझाव आपके होंगे और क्या जिम्मेदारी आप यहाँ से खुद की भी तय करके जाएंगे? हम लोगों को प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए। और देखिए, एक जगह तक अगर सियासत की चाबी हमारे आबादी के तनासुब से हमको मिल जाए तो हमको आता है, काबिलियत की कमी नहीं है, हम अपने मसाइल हल कर लेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, और इसमें जो किदवई साहब हैं, इनकी पार्टी है, वो कटघरे में है कि आप ही ने, तुम ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा दोगे। तुमने ही ये सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया और उसका इम्प्लीमेंटेशन, जो प्रिस्क्रिप्शन है रंगनाथ मिश्रा कमीशन का, हमारे साथ मजहब की बुनियाद पर जो तफरीक हो रहा है, जिसको रंगनाथ मिश्रा साहब ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है, आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पर जो रिलीजियस बैन है, मजहबी पाबंदी है, उसको हटा दीजिए। नौकरी में भी, मुलाजमत में भी हमारी नुमाइंदगी भी बढ़ेगी, सियासत में भी हमारी बढ़ेगी। बहुत ठीक जी। सलीम इंजीनियर साहब, कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। दूसरी बात में, जो कांग्रेस पार्टी में हमारे मुस्लिम नुमाइंदे हैं, जो मुसलमानों के नाम पर नुमाइंदगी पाते हैं, मुसलमानों के नाम पर सीट पाते हैं और जिम्मेदारी मिलती है, उनको चाहिए कि वो ज़रा सा आज़ादी के साथ और अपनी ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए, इंसाफ के तकाज़ों के साथ, पार्टी के अंदर भी इंसाफ की आवाज़ उठानी चाहिए। अपने जो पर्सनल एजेंडा को थोड़ा सा एक तरफ रख के अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो मैं समझता हूँ बहुत तब्दीली आएगी। तीसरी बात मुझे ये अर्ज़ करनी है कि जब से नरसिम्हा राव सरकार के ज़माने में इसराइल से हमारे मुल्क के ताल्लुकात दोस्ताना हुए, तब से इस मुल्क में फ़िरका परस्ती भी बढ़ी है। उसी के बाद बाबरी मस्जिद शहीद हुई, उसी के बाद गुजरात 2002 के दंगे हुए। तो इसराइल का रोल हमारे मुल्क में फ़िरका परस्ती को बढ़ाने में, और यहाँ जो ताकतें इसराइल की एजेंट बनकर काम कर रही हैं, सबको मालूम है वो कौन है, उन्हीं की वजह से ये दहशतगर्दी और दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। और आज हमारी फ़लस्तीन पर जो पॉलिसी थी, वो पॉलिसी बिल्कुल यू टर्न ले गई है। तो मुसलमान वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। अगर उनका वजूद ख़तरे में होगा, उनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, उनकी पहचान नहीं रहेगी, तो आप कितनी ही आप वेलफेयर की स्कीम चलाइए, कितने करोड़ को स्कॉलरशिप दीजिए, कितने स्कूल खोलिए, उसका कोई नतीजा सामने नहीं आएगा। तो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसराइल से हमारे ताल्लुकात ख़त्म होने चाहिए। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि इस मुल्क की सुरक्षा के लिए भी इसराइल एक बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। इमरान किदवई साहब, बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे सुझाव हैं, सभी के जवाब आपको देने अनवर हैं। भाई, आप माइनॉरिटी सेल के भी चेयरमैन रह चुके हैं, क्या यहाँ से जो है लेकर के जाएंगे बातें जो यूपीए चेयरपर्सन को बताएंगे, या फिर अपनी किसी ने भी दिया हो दवा कांग्रेस पार्टी ही देगी, इस बात का मैं यकीन दिलाता हूं आपको। और जैसा कि उन्होंने कहा, मैं बिल्कुल, और मैंने भी इस बात को कहा था कि इसमें जब रोगी मर जाए तो वैद आ करके क्या करेगा? भी हालात इतने बुरे तो नहीं है। ये बात सही कही कि हम लोगों को अपने मसाइल पिन पॉइंट, देखिए ये बड़ा गंभीर मसला है। इसमें ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग लाइट वेट में बात कर लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के मसाइल बहुत गंभीर हैं। दो तरह के मसाइल हैं। उसकी जिम्मेदारी मैं इस तरह से समझता हूँ कि एक हमारे अपने मसाइल है ज़ाती, और एक है कौम के मसाइल। हम जब हमारी कौम, जब ये, या जो नेता, जो लीडर या रहनुमा है, जब वो ये सोचेंगे कि हमारा जब भले ही नुकसान हो जाए, कौम का नुकसान नहीं हम होने देंगे, तब तो हम मसला हल कर। लेकिन आज की तारीख में यह है कि हमारा फायदा हो जाए, कौम चाहे चूल्हे भाड़ में जाए। तो जब तक कि हम इस चीज को बदलेंगे, इस चीज को मेंटली हम बदलेंगे नहीं कि हमारा भले ही नुकसान हो जाए लेकिन कौम को हम कहीं कुछ नहीं होने देंगे। अगर 10 नेता भी हो, 10 रहनुमा भी, अनवर भाई ऐसे निकल, इसी को हमने कहा कि जो हमारा ट्रेडिशनल लीडरशिप है, मुस्लिम लीडरशिप, उसकी नियत में भी निकल आए, तो हम समझते हैं हमारे मसाइल हल हो वरना एक दिन वो खड़ा हो जाए पार्लियामेंट में, हमें पार्लियामेंट के बाहर गांधी की मूर्ति के पास, तो मानना पड़ेगा कोई भी। अनवर भाई, 10 मसाइल आप हम लोगों को चाहिए, सारी पार्टियों को मिल करके, कि हम 10 अपने मसाइल पिन पॉइंट कर लें कि ये वो मसाइल है जिनके ऊपर हम सब सहमति रखते हैं, और इन 10 मसाइल के लिए हमको मिलजुल करके लड़ना है, अपने मुफाद को छोड़ करके कौम के मुफाद को आगे रखना है। तो हमारे मसाइल हम समझते हैं काफी हद तक हल हो जाए। अहम बात यह है, चूंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर आ गई हैं, लेकिन अहम बात यह है कि इसमें चाहे यूपीए हुकूमत हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हो, उनको ईमानदारी से काम करना होगा। और जो एक बात यहाँ से आई थी, ईमानदारी में कोई कमी नहीं है, ईमानदारी में कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो लोगों को मायूसी तो होती है। सवाल ये है कि क्या पार्टियां जो हैं अब ईमानदारी से और ज्यादा ईमानदारी से काम करेंगी,
और जो हुकूमत बनने के आखिरी वक्त में काम होता है, इलेक्शन के दौरान काम होता है, वो जो एक ट्रेंड चला रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा और ईमानदारी से सबको मिलजुल करके काम करना होगा। और मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर के काम करेंगे तो शायद कौम की भी तरक्की हो पाएगी, इस मुल्क की भी तरक्की हो पाएगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए।